पिछले पार्ट में हमने जाना था कि चेन मिन वो टर्म है जो मसेस्वर में वर्कर्स या लोअर क्लास लोगों के लिए यूज होती है, और चेन मिन का अपोजिट होता है जो हाई स्टेट्स वाले लोग होते हैं जिन्हें सुपीरियर्स भी कहा जाता है। सीन कंटिन्यू होता है जहाँ वर्कर्स की गाड़ी फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। एक वर्कर कोशिश करता है कि वो हंटर्स को रिपोर्ट करे ताकि मदद मिल सके, लेकिन टाइम वेस्ट किए बिना एक हंटर यूनिट जो स्पाइन पैरासाइट से कंट्रोल हो रही होती है पहले से ही वर्कर्स की गाड़ी के अंदर मौजूद होती है। वो तुरंत वर्कर नंबर 0609 पर अटैक कर देती है। तभी मोचेंग वहाँ आता है और उसे चाकू से मारता है, लेकिन ये अटैक इतना काफी नहीं होता कि स्पाइन पैरासाइट वाले हंटर को मारा जा सके। लकीली सही टाइम पर एक हंटर जिसका नाम पेक्सियू है वो उसे गन शॉट से खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मैक और रैनबिंग डिवाउरर्स के एक ग्रुप को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी वक्त मार्क को उनमें से एक घेर लेता है। साथ ही रैनबिंग की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो सिर्फ डॉज कर पाती है। फिर मैक आखिरकार अपने चेनसॉ से डिवाउरर को मार देता है और तुरंत रैनबिंग की मदद करने चला जाता है। दूसरी तरफ 4068 रोबोट सूट पहनकर एक हंटर कैरी को बचाने की कोशिश करता है और उसे वर्कर्स की गाड़ी में ले आता है। कुछ ही देर में कई सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और गाड़ी पर अटैक करने लगते हैं, इसलिए 4068 फंसी हुई गाड़ी को धक्का देने की कोशिश करता है। इसी बीच एरिका जो वर्कर्स की मदद कर रही होती है सप्लाई ले जाने में, उसे एक डिवाउरर जोर से अटैक कर देता है। जब तक गाड़ी फ्री नहीं होती, पेक्सियू और मोचेंग डिवाउरर्स को अटैक करके उन्हें स्लो करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डिवाउरर्स पास आने वाले होते हैं, गाड़ी आखिरकार फंसने से निकल जाती है। सब लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। उसी समय क्राई देखता है कि एरिका पर 3 डिवाउरर्स अटैक कर रहे हैं और वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक एक डिवोरर उस छलांग लगाकर उसे गिरा देता है। अपने साथियों को खतरे में देखकर मार्क तुरंत एरिका की मदद करता है और फिर क्राई को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद सब लोग वर्कर्स की गाड़ी की तरफ भागते हैं जिसे डिवाउरर्स चेस कर रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, जो डिवाउरर्स पहले मारे जा चुके थे वो अचानक फिर से जिंदा हो जाते हैं और उनके घाव खुद ही ठीक होने लगते हैं। इसी बीच वर्कर्स की गाड़ी को हाई स्पीड में चेस किया जा रहा होता है। डिवाउरर्स गाड़ी से एक वर्कर को पकड़ लेते हैं, फिर उनमें से एक गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर 4068 उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो खुद ही काट लिया जाता है। उसी समय 4079 चेनसॉ से मदद करने आता है और डिवाउरर का एक पैर काट देता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 4068 को एक और डिवाउरर फिर से काट लेता है। लकीली हंटर्स सही टाइम पर आ जाते हैं और गन शॉट से उसे बचा लेते हैं। फिर क्योंकि रैनबिंग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन अभी भी चार्ज हो रहा होता है, मार्क फैसला करता है कि वो अकेले ही डिवाउरर्स से लड़ेगा। थोड़ी देर बाद जो डिवाउरर्स पहले हील हो चुके थे वो फिर से उनके पास पहुंच जाते हैं, इसलिए मार्क और रैनबिंग जल्दी से उन्हें खत्म करने की तैयारी करते हैं। दोनों मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बो अटैक करते हैं और डिवाउरर्स को हरा देते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा डिवाउरर आ जाता है जो दिखने में गॉडजिला जैसा होता है और वो हंटर्स और वर्कर्स दोनों को चेस करना शुरू कर देता है। इवन जब वो जायंट डिवाउरर बहुत पीछे रह जाता है तब भी वो जोर से रोर करता है, जिससे एक पावरफुल साउंड वेव बनती है और इसकी वजह से वर्कर्स और हंटर्स दोनों को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। उसी समय मार्क नोटिस करता है कि एक औरत उस जायंट डिवाउरर के ऊपर खड़ी है और ऐसा लगता है कि वही उसे कंट्रोल कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है मेयर की मीटिंग पर। वहाँ मार्क बताता है कि डिवाउरर्स कितनी तेजी से रिजेनरेट कर सकते हैं। वो जायंट डिवाउरर के बारे में भी बताता है जो उन्हें चेस कर रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट उस इंसान के बारे में भी जिसे उसने उसके ऊपर खड़ा देखा था। लेकिन चार्ल्स उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मार्क हलूसिनेट कर रहा है क्योंकि वो स्पाइन पैरासाइट से इन्फेक्टेड है। जिंगनम भी मार्क की बात नहीं मानता। वो कहता है कि 20 इयर्स से सरफेस पर कोई इंसान देखा ही नहीं गया है, लेकिन कैरी जो मेडिसिन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपार्टमेंट का हेड है उसकी राय अलग होती है। वो कहता है कि वर्ल्ड डिजास्टर के बाद से उन्होंने सरफेस को कभी प्रॉपरली एक्सप्लोर ही नहीं किया, सिर्फ सप्लाईज कलेक्ट की है, इसलिए उसके हिसाब से ये पॉसिबल है कि कुछ इंसान अभी भी वहाँ जिंदा हो सकते हैं। उसी बीच मार्टिन मार्क की बात को गलत साबित करने की कोशिश करता है और उसे कंस्पिरेसी बोलता है। फिर मार्क सजेस्ट करता है कि मॉर्गन एक हंटर टीम भेजे ताकि इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन हो सके। ये सुनकर चार्ल्स फिर से डिसएग्री करता है और मार्क का मजाक उड़ाता रहता है, यहाँ तक कि मेयर मॉर्गन भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि मार्क बस थका हुआ है और ऐसी चीजें इमेजिन कर रहा है जो असल में है ही नहीं। क्योंकि मॉर्गन अब बूढ़ा और कमजोर हो रहा है, वो डिसाइड करता है कि अब समय आ गया है कि कोई उसका रोल संभाले और मसेस्वर को मैनेज करे। इसलिए वो मार्क को अपना
सक्सेसर चुन लेता है। ये सुनकर चार्ल्स बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो गलती से मॉर्गन को फादर कह देता है। इसके बाद मॉर्गन सबको वापस उनके काम पर जाने को कहता है, सिर्फ मार्क को छोड़कर, क्योंकि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। उस रात मॉर्गन मार्क को बताता है कि हॉन्कू उसका स्टूडेंट था और सबसे टैलेंटेड हंटर कमांडर भी। अगर वो आज जिंदा होता तो वही नेक्स्ट मेयर बनने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस होता। फिर रिवील होता है कि हॉन्कू मार्क का बड़ा भाई है। इस बात की वजह से मार्क मॉर्गन को ब्लेम करता है कि जब हॉन्कू को मदद की जरूरत थी तब उसने उसे मौका नहीं दिया। मॉर्गन जवाब देता है कि ये हॉन्कू की अपनी गलती थी क्योंकि उसने मैसेसवर के 3 बड़े रूल्स तोड़े थे और उसके खिलाफ भी गया था। मार्क इस बात को मानने से इनकार कर देता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ये बहस उस मिस्टीरियस औरत तक भी पहुंच जाती है जिसे मार्क ने देखा था। तब मॉर्गन कहता है कि जब मार्क 7 डे रिचुअल पूरा कर लेगा और ऑफिशियली मेयर बन जाएगा तब वो उसे उस औरत के बारे में सब कुछ बता देगा। बाद में मार्क अपने कमरे में होता है और अपने भाई की फोटो देखता है जिससे उसे पास्ट की याद आ जाती है जब हॉन्कू अभी जिंदा था। फ्लैशबैक में हॉन्कू की टीम डिवाउरर से लड़ रही होती है और थोड़ी देर बाद हॉन्कू खुद आता है और चेनसॉ से एक डिवाउरर पर अटैक करता है। उसी वक्त पार्क स्यू जो एक हंटर भी है और हॉन्कू की लवर भी, वो उसकी मदद के लिए आती है। दोनों मिलकर एक कॉम्बो अटैक करते हैं और डिवाउरर को गिरा देते हैं, लेकिन हराने के बाद भी डिवाउरर फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि उसके घाव फिर से हील हो जाते हैं। वो एक व्हीकल उठाकर फेंक देता है जिससे एक वर्कर उसके नीचे फंस जाता है। ये देखकर हॉन्कू बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है। वो डिवाउरर को कॉर्नर करने की कोशिश करता है और वर्कर को बचाने की कोशिश करता है। उसी समय एक दूसरा डिवाउरर उसे पकड़ लेता है और अपने ग्रुप को बुलाने की कोशिश करता है। तभी हॉन्कू को पास में गिरी हुई गैसोलीन दिखती है और जैसे ही वो खाया जाने वाला होता है डिवाउरर उस गैसोलीन पर शूट कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एक्सप्लोजन देखकर सबको लगता है कि हॉन्कू मर गया, लेकिन कुछ ही पल बाद हॉन्कू आग के पीछे से वापस सामने आ जाता है। ये देखकर फोक्सियो को राहत मिलती है और वो भागकर उसे गले लगा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हंटर्स के कैफेटेरिया में। वहाँ एक छोटा मार्क अपने भाई के साथ आर्म रेसलिंग कर रहा होता है, लेकिन हॉन्कू आसानी से जीत जाता है। थोड़ी देर बाद डिफेंस डिपार्टमेंट का एक कैप्टन जिसका नाम सेंगर है वहाँ आता है और वो हॉन्कू और पॉक्सियो को अपने साथ डिफेंस डिपार्टमेंट चलने के लिए कहता है। उसी समय हॉन्कू मना करने की कोशिश करता है जिससे एक गार्ड उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। अपनी लवर को ऐसे ट्रीट होते देखकर सीन कट होता है ट्रेनिंग रूम में। वहाँ उसके दोस्त जेफ, रेरिका और मोचेंग नए हंटर रिक्रूट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। ईलॉन भी वहीं होता है और ट्रेनिंग कर रहा होता है। जैसे ही ईलॉन मार्क को देखता है वो उसे रिंग में फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। हालांकि मार्क अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ होता, फिर भी वो बिना सोचे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उनकी फाइट को बहुत लोग देख रहे होते हैं। जैसे ही मार्क पंच मारने वाला होता है ईलॉन उसे रोक देता है और कहता है कि वो पहले वार्म अप करना चाहता है, लेकिन जैसे ही मार्क थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है ईलॉन अचानक टॉवल फेंककर उस पर अटैक कर देता है। उनकी फाइट काफी इंटेंस और बराबरी की हो जाती है। एक मोमेंट पर जब ईलॉन हिट होने वाला होता है वो दर्द का नाटक करता है। मार्क उसके जाल में फंस जाता है और खुद हिट खा लेता है। फाइट आगे बढ़ती है। जब ईलॉन मार्क को किक मारने की कोशिश करता है मार्क उसका पैर पकड़ लेता है और तुरंत उसकी गर्दन पकड़ लेता है। खतरा महसूस करते हुए ईलॉन फिर से ट्रिक करता है और कहता है कि मेयर आ गया है। जैसे ही मार्क का ध्यान हटता है ईलॉन उस पर लगातार पंचेस मारता है और उसे दूर फेंक देता है। कई हिट्स लगाने के बाद ईलॉन कहता है कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है और वो फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसलिए वो स्पैरिंग यहीं खत्म कर देता है और वहाँ से चला जाता है। मोचेंग ईलॉन के बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तब रेनबिंग बताती है कि ईलॉन लॉन्ग एक्सपीडिशन लिस्ट में है और अगले दिन यानी नेक्स्ट डे वो जाने वाला है, इसलिए ईलॉन जाने से पहले मार्क को एक लेसन देना चाहता था। रेनबिंग की बात सुनकर मार्क तुरंत ईलॉन के पास जाता है। मार्क अपना दुख दिखाता है, लेकिन ईलॉन कहता है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है और अब उसे मैसेसवर छोड़ देना चाहिए। मार्क ईलॉन के जाने की बात करता है और मेयर मॉर्गन के बारे में भी, लेकिन ईलॉन अपने डिसीजन पर अड़ा रहता है और अपना फैसला बदलने से मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सैंगमिन के हॉस्पिटल में। वहाँ एक हंटर कैरी बीमार हालत में होती है। डॉक्टर के अनुसार उसका लाइफ लेवल आधा हो चुका है, जिससे उसके नर्वस सिस्टम और सोचने की क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। उसके बॉडी के सारे स्टैट्स कम हो गए हैं, खासकर हीमोग्लोबिन जो अब सिर्फ 1/4 रह गया है। एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले लकीली मार्क अपना ब्लड डोनेट करता है और कैरी की जान बच जाती है। उसके बाद रैनबिंग अपने पॉइंट से कैरी का ट्रीटमेंट पे करती है। पेमेंट करते वक्त रैनबिंग को बेबीज के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्यूरियस होकर वो नर्सरी कॉरिडोर की तरफ जाती है। वहाँ एक हंगामा हो रहा होता है। एक सैंगमिन औरत अपने बच्चे को वापस लेने की कोशिश कर रही होती है और उसे ले जाने से मना कर रही होती है। ये रिवील होता है कि सैंगमिन औरतों का एक मिशन होता है बच्चे पैदा करना, क्योंकि उनके जेनेटिक सुपीरियर होते हैं और उन बच्चों को फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। वो औरत डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बस
बस एक बार अपने बच्चे को देखने दिया जाए। लेकिन डॉक्टर मना करता है। थोड़ी देर में सोल्जर्स आ जाते हैं और जब वो औरत अग्रेसिव हो जाती है तो वो उसे शूट करने वाले होते हैं। लकीली एक काइंड नर्स उसे थप्पड़ मारकर शांत कर देती है और उसकी जान बचा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है वर्कर्स के रहने की जगह पर। एक वर्कर नंबर 4277 शराब लेकर आता है उस कमरे में जहाँ 4068 और 4079 होते हैं। तीनों चुपके से साथ में पीते हैं क्योंकि अगर सर्वेलेंस या इंस्पेक्टर्स ने पकड़ लिया तो उन्हें सजा मिलेगी। जब वो पी रहे होते हैं तभी एक हंगामा होता है। वर्कर नंबर 3852 जो 4277 की टीम में होता है वो कुछ गड़बड़ कर रहा होता है। तीनों तुरंत देखने जाते हैं और उसे फ्यूरेज एरिया में पाते हैं। वहाँ 3852 और 2411 सांगमिन का खाना अग्रेसिवली खा रहे होते हैं। उसी समय एक गार्ड 3852 को लात मारता है। गुस्से में वो टूटी हुई ग्लास बॉटल उसकी तरफ तान देता है। फिर रिवील होता है कि दोनों रेड हार्मोन सिंड्रोम से इन्फेक्टेड हैं, जिसका मतलब है कि वो जल्द ही मरने वाले हैं। इसलिए मरने से पहले वो सिर्फ एक बार सांगमिन का खाना चखना चाहते थे। जल्द ही डिफेंस सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों वर्कर्स जाने से मना कर देते हैं और रेजिस्टेंस करते हुए खाना खाते रहते हैं। अचानक 3852 सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और कैप्टन के सिर पर वेपन तान देता है। उसी समय इंस्पेक्शन यूनिट आ जाती है। हैंडी के अनुसार दोनों वर्कर्स ने कई रूल्स तोड़े हैं, जैसे सांगमिन का खाना खाना, वायलेंस करना, गार्ड्स पर अटैक करना और इलीगल वेपन रखना। इसलिए उनकी सजा है 16 लैशेस, खाना बंद, 3 दिन तक घुटनों पर बैठना और 20 दिनों तक वर्क क्रेडिट्स छीन लेना। फिर पांडी सिरिप को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। घबराकर 3852 रैंडमली फायर कर देता है और गलती से 2411 को ही गोली लग जाती है। उसके बाद सिरिप उसे जोर से थप्पड़ मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। अपने दोस्त को पकड़ते देख 4277 उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जबकि 4079 उसे पीछे खींचता है ताकि वो खुद सजा से बच सके। फिर 4068 जोर से इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि 3852 को माफ कर दिया जाए क्योंकि वो मरने वाला है और बस एक बार सांगमिन का खाना चखना चाहता था। लेकिन बिना किसी दया के सिरिप उसका गला पकड़ लेता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसी वक्त वहाँ आता है। वो कहता है कि जो लोग गॉड पर बिलीव करते हैं उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए। फिर वो डिसाइड करता है कि वो 4068 और उसके दोस्तों को प्यूरिफाई करेगा और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उन्हें एजुकेशन रूम में ले जाया जाए बैप्टिज्म के लिए। दुर्भाग्य से यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा और आगे की एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।